हे गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे सबसे पहले इस वीडियो में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ग्राफ्स के रिलेटेड बात खत्म कर ली थी। अब हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। मतलब कि हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल कांस्टेंट होता है। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज होते हैं मगर उनका मल्टीपल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मगर इन दोनों का मल्टीपल इज कांस्टेंट। और ये सब कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट मतलब कि अगर पीवी दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट है तो देयरफॉर P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। और ये सब कब हो रहा है? जब आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। क्या चीज़? यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे V की पावर में क्या है? 1। मतलब कि गामा की वैल्यू, V की पावर की वैल्यू यहाँ पर 1 है। और गामा की वैल्यू 1 कब होती है? आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू 1 होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर गामा की वैल्यू 1 होती है। ये सब गामा की वैल्यू जब 1 होती है तब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइडियल गैस के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। रियल गैस के लिए ये सब चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। रियल गैस के लिए क्या एप्लीकेबल है और वो कौन से प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है? दैट इज PV विथ पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पर गामा की वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला रियल गैस के लिए ये चीज़ इज एप्लीकेबल। गामा जो है, पावर जो है, ये जो चीज़ है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र ना हो एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द रियल गैसेस। अब रियल गैसेस कैसी होती है? डिफरेंट टाइप की, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। मैं पता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू, इस पावर की वैल्यू क्या होती है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/3। गामा की वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, 7/5। गामा की वैल्यू फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस, ट्राइएटॉमिक 3 एटम से बनी गैस के लिए गामा की वैल्यू इज 4/3। सो गामा की वैल्यू डिफरेंट है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, रियल गैसेस के लिए। और इसी से गामा पता चले जाएगा हमें। रियल गैस अगर मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, तो इन सब की एटॉमिसिटी से ही हमें गामा की वैल्यू पता चलेगी, इस पावर की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, सो रिमेंबर गामा की वैल्यू फॉर मोनो एटॉमिक इज 5/3, गामा की वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक इज 7/5, ट्राई एटॉमिक के लिए 4/3। ओके, नेक्स्ट अब हम एक चीज़ नोट करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड दैट देयर इज अ पॉइंट टू बी नोटेड दैट ऑल एडियाबैटिक ग्राफ, जितने भी एडियाबैटिक ग्राफ होते हैं, मतलब कि एडियाबैटिक ग्राफ जब हीट कांस्टेंट होती है, हीट ना ही हीट का लेना होता है ना ही देना, मतलब कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता, जहाँ पे हीट 0 होती है। हर एडियाबैटिक ग्राफ के अंदर क्या देखोगे? यू विल नोटिस इन ऑल एडियाबैटिक ग्राफ्स स्लोप्स आर स्टिफर, ज़्यादा सीधी होती हैं। एडियाबैटिक ग्राफ में ना आइसोथर्मल ग्राफ के कंपैरिजन में जो एडियाबैटिक ग्राफ के स्लोप्स होते हैं वो ज़्यादा स्टिफर होती हैं। एडियाबैटिक ग्राफ की स्लोप आइसोथर्मल ग्राफ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टिफर होती है। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ्स आर मोर स्टिफर इन कंपैरिजन विद द आइसोथर्मल ग्राफ। इसका मतलब रियल गैस के लिए जो भी ग्राफ होते हैं, वो हमेशा स्टिफर होते हैं, वो ज़्यादा सीधे होते हैं एज कम्पेयर टू आइडियल गैसेस। रियल गैसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो ग्राफ होता है उसमें स्लोप ज़्यादा स्टिफर होता है। आइडियल गैसेस या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो ग्राफ होते हैं वो कम स्टिफर होते हैं। गामा की वैल्यू देख लिया हमने, गामा की वैल्यू जब 1 होती है तब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइडियल गैस तब होती है। गामा की वैल्यू डिपेंड करती है रियल गैसेस के लिए
that is 5/3 for monoatomic, 7/5 for diatomic and 4/3 for triatomic. मतलब कि रियल गैसेस हमेशा आइडियल गैसेस से ज़्यादा स्टिफर होती हैं और इनकी स्टिफनेस क्यों इंक्रीज करती है, ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है कि इनकी स्टिफनेस किस वजह से इंक्रीज कर रही है। गामा की वैल्यू की वजह से इनकी स्टिफनेस इंक्रीज कर रही है। गामा की वैल्यू जब 1 थी, मतलब जब आइडियल गैस था तब इतना ज़्यादा स्टिफ ग्राफ नहीं था। जब रियल गैस है 1 से ज़्यादा ही है गामा की वैल्यू हर जगह रियल गैस के लिए, तो वो ज़्यादा स्टिफ है। मतलब गामा की वैल्यू ज़्यादा, स्टिफनेस भी ज़्यादा। गामा की वैल्यू कम, स्टिफनेस भी कम। तो आइडियल गैसेस में तभी स्टिफनेस कम है क्योंकि गामा की वैल्यू 1 है। एडियाबैटिक प्रोसेस या फिर रियल गैसेस के लिए स्लोप जो होता है वो ज़्यादा स्टिफ है क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। गामा की वैल्यू ज़्यादा है, इंक्रीज करती है इसमें। स्टिफनेस कैसे इंक्रीज करती है? स्टिफनेस डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीज इन गामा की वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गामा। स्टिफनेस इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गामा। गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टिफनेस भी बढ़ेगी, जो चढ़ाई है वो ज़्यादा सीधी हो जाएगी गामा की वैल्यू बढ़ने से। चलो अब देखते हैं कि गामा की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, स्टिफनेस कैसे बढ़ेगी, ग्राफ की स्टिफनेस कैसे बढ़ेगी। सो दिस इज प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ एंड हियर यू आर गिवन विद OA curve. Let this be OA curve. Then you are given with OB curve, and then you are given with OC curve, and the last one is the OD curve. सामने दिख रहा है सबसे ज़्यादा सीधा कौन सा है कर्व, सबसे ज़्यादा सीधा स्लोप कौन सी है, सबसे ज़्यादा स्टिफ कौन सा है, OD. OD इज द मोस्ट स्टिफ। और अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू 1 होती है, रियल गैस जैसे कि हीलियम गैस के लिए हमें पता है गामा की वैल्यू 1.67 होगी। कैसे? हीलियम गैस इज मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए इट इज़ 5/3। गामा की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 5/3। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.67। मोनो डायएटॉमिक के लिए दैट इज 7/5 या फिर 1.40। ट्राइएटॉमिक के लिए 4/3 या फिर 1.33। तो हीलियम गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस है हीलियम, तो आप खुद बता सकते हो क्या वैल्यू होगी गामा की, 1.67। O2 गैस के लिए क्या वैल्यू होगी गामा की? O2 गैस क्या है? रियल गैस है, डायएटॉमिक गैस है। डायएटॉमिक के लिए गामा की क्या वैल्यू होती है? 1.40। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए, यानी कि एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें 3 एटम्स है, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू इज 1.33। तो जैसे जैसे ग्राफ की वैल्यू बढ़ेगी तो आप बता सकते हो मेरे को कि इनमें से आइडियल, इन स्लोप्स में से OA, OB, OC, OD स्लोप में से आइडियल गैस वाला स्लोप कौन सा है, हीलियम गैस वाला स्लोप कौन सा है, ऑक्सीजन गैस वाला स्लोप कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला स्लोप कौन सा है। कैसे बता सकते हो? क्योंकि हमें पता है गामा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे स्टिफनेस भी बढ़ती जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा स्टिफ तो हमें पता है OD है, मतलब कि इसकी सबसे ज़्यादा गामा की वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा गामा की वैल्यू, सबसे ज़्यादा गामा की वैल्यू, सबसे ज़्यादा गामा की वैल्यू आप देख सकते हो इधर है। तो मतलब कि OD कौन सा ग्राफ है हमारा? OD हमारा हीलियम गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू है 1.67। OC OD से कम स्टिफ है, मतलब कि गामा की वैल्यू 1.67 से थोड़ी कम होगी, बाकी उससे ज़्यादा होगी, बट 1.4। OB सेकेंड नंबर पे आता है स्टिफनेस के मामले में, सब सेकेंड लास्ट नंबर पे स्टिफ जो है वो OB है, एंड सेकेंड लास्ट नंबर पे 1.33। एंड सबसे कम स्टिफ OA है, तो सबसे कम वैल्यू 1 है आइडियल गैस के लिए, एंड दिस इज फॉर आइडियल गैस। तो इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जो स्टिफनेस होती है ग्राफ की वो गामा की वैल्यू पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे गामा की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे स्टिफनेस भी इंक्रीज करती जाएगी। एंड दिस वाज अवर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब हम वापस उन्हीं क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, किन क्वेश्चंस पे, ग्राफ को रीड करने वाले क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस कर लेते हैं उनकी।
जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज गिवन टू यू, एंड यहाँ पर आपके पास ये ए बी कर्व है, सीधा है बिल्कुल, एरो आपको इस डायरेक्शन में बताया हुआ है, फिर ये हमारा बी सी और यहाँ पर डी भी आ गया, एंड ये ए डी ए बी एरोज एक इस डायरेक्शन में है, दिस इज सी, एक एरो इस डायरेक्शन में है, नहीं सेम डायरेक्शन में रख लेते चाहे, ठीक है। अब आपको ये ग्राफ रीड करना है, तो सबसे पहले ए बी ग्राफ की, ए बी स्लोप ए बी कर्व की बात करें, कर्व ए बी की बात करें तो इट इज स्ट्रेट लाइन, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, इसके लिए होते हो आपको अच्छे से आइसोबेरिक की पहचान अब तो आपको अच्छे से होगी। आइसोबेरिक के साथ ही साथ एरो इज शोइंग दैट यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रही है, मतलब कि कंप्रेशन हो रहा है, कम हो रही है वॉल्यूम। एंड देन नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर हम कोई और कर्व देखें जैसे कि BC, तो BC में एरोज भी बनाने पड़ेंगे BC और CD के लिए और BD के लिए। BC अगर कर्व देखें तो हम एरो सेम है यहाँ पर, BC के लिए भी, CD के लिए भी, BD के लिए भी एरो सेम है, मतलब कि यहाँ पर मगर ध्यान देखो पूरी BD लाइन को देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट, एरो को तो छोड़ ही दो, मतलब कि BC भी वही है, DC भी वही है एंड BD भी वही है। क्या वही है, क्या शो कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान से देखो वॉल्यूम इज कांस्टेंट इधर ही इसी पॉइंट पे, सो इट इज आइसोकोरिक। अगर हम AC और AD कर्व की बात करें तो AC और AD कर्व के लिए आपको वो कंसेप्ट याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। मैंने आपको बताया कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है, एडियाबैटिक या फिर रियल गैस के लिए जो स्लोप होता है वो ज़्यादा स्टिफ होता है, क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गामा की वैल्यू होती है वो उनसे कम होती है रियल गैस से, इसलिए वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप कम स्टिफ होता है। ज़्यादा स्टिफ, ज़्यादा सीधा कहाँ पे होता है? एडियाबैटिक में। तो इन दोनों में आप मेरे को देखो, दोनों में वॉल्यूम, प्रेशर भी चेंज कर रहा है और वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है ना दोनों ग्राफ में, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मगर एक चीज़ नोटिस करो, अब हमने बताऊं क्या देखना है, इन दोनों में से ना ऐसे जो भी आपको ग्राफ दिखेंगे, इन दोनों में से कोई एक आइसोथर्मल होगा और दूसरा एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक कैसे फाइंड करना है हमने, ये कंफ्यूजन वाली बात आ गई। आप ये देखो ना कि कौन सा ग्राफ ज़्यादा स्टिफ है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया एडियाबैटिक वाला ग्राफ आइसोथर्मल से ज़्यादा स्टिफ होता है, तो एडियाबैटिक वाला ग्राफ ज़्यादा स्टिफ होता है, मतलब कि ज़्यादा सीधा हमारा AD है, तो ये एडियाबैटिक होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टिफ है। और दूसरा ऑब्वियसली फिर आइसोथर्मल ही होगा क्योंकि वो एडियाबैटिक से कम स्टिफ होता है। मगर क्या हमने पूरी रीडिंग कर ली इस ग्राफ की? नहीं। AC के लिए एरोज तो देखी ही नहीं ना। एरोज आर शोइंग, दोनों में एरोज आर शोइंग दैट एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन, यहाँ पर भी एक्सपेंशन, ठीक है। तो जितना सीधा स्लोप, उतना मतलब ज़्यादा जितना स्टिफ स्लोप होगा उतना वो एडियाबैटिक कहलाया जाएगा। जो ज़्यादा स्टिफ स्लोप होगा वो एडियाबैटिक होगा, जो कम स्टिफ होगा वो आइसोथर्मल होगा। अब इसी के साथ हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कार्नोट साइकिल, जो कि मैं JEE लेवल का नहीं पढ़ाने वाली हूँ, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर नीट स्टूडेंट्स के लिए देखें। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल में हम सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे इसका। अब देखो कार्नोट साइकिल की क्या कहानी है, ये सिर्फ JEE के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत छोटा सा इसका आपको बताऊंगी कार्नोट साइकिल के बारे में, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ। अगर आपको JEE लेवल के लिए पढ़ना है तो आप अलग वीडियो देख सकते हो, कुछ सर्च कर सकते हो। कार्नोट साइकिल क्या है? देखो, दुनिया का जो सबसे आइडियल इंजन है, दुनिया का जो सबसे आइडियल इंजन है। आइडियल क्या होता है? जो होता ही नहीं है असली में। आइडियल कोई असली में होता है, अपनी ज़िंदगी में कोई आइडियल होता है, हम आइडियल जैसा बनना चाहते हैं मगर नहीं बनते, है ना। तो दुनिया का जो सबसे आइडियल इंजन है वो कार्नोट साइकिल है। दुनिया का सबसे आइडियल इंजन कौन सा है? कार्नोट साइकिल।
कार्नोट इंजन. कार्नोट इंजन इज द आइडियल इंजन. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आइडियल इंजन इज कार्नोट इंजन, जो कि कभी बना ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला इट इज़ द मोस्ट आइडियल इंजन. आइडियल तो कुछ होता ही नहीं ज़िंदगी में, रियल लाइफ में कुछ आइडियल तो होता ही नहीं, ठीक है, जो कि कभी बना ही नहीं. कार्नोट इंजन कभी बना ही नहीं, क्योंकि ये आइडियल है, दुनिया का सबसे आइडियल इंजन है. तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, क्योंकि आइडियल कुछ हो ही नहीं सकता. तो इसलिए हम आइडियल जैसा बनना चाहते हैं ना, हम अपने आइडियल जैसा बनना चाहते हैं. इसलिए इस कार्नोट साइकिल को फॉलो करते हुए, कार्नोट इंजन को फॉलो करते हुए हमने 4 स्ट्रोक इंजन बनाए, 4 स्ट्रोक इंजन बनाए. मैं ये आइडियल वर्ड क्या बोल रही हूँ, आइडियल, जो कि कभी रियल लाइफ में होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, ना ही गैस होती है, कुछ भी नहीं होता आइडियल, बस ये कहानियों में होता है आइडियल, ठीक है. तो इसलिए कार्नोट साइकिल को फॉलो करते हुए 4 स्ट्रोक इंजन बनाए गए, जो कि बिल्कुल इसके जैसे थे. तो इसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक, दैट इज कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए एक फॉर्मूला है. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज डिनोटेड बाय ईटा. दिस इज ईटा, ETA, ईटा प्रोनाउंस करते हैं इसे, ईटा प्रोनाउंस करते हैं. एंड दिस इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन. क्या है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन? दैट इज ईटा, दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इक्वल टू efficiency of Carnot engine is equal to efficiency of Carnot engine is equal to T1 minus T2 upon T1. पहला टेम्परेचर माइनस दूसरा टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर. दैट इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन. आपको अगर JEE लेवल का पढ़ना है तो आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी, बट ये फॉर्मूला याद रखोगे नीट स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत है, ये भी बहुत है. कार्नोट साइकिल में हमें ज़्यादा नहीं जानना है. ईटा इज T1 माइनस T2 अपॉन T1. दिस इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, T1 माइनस T2 अपॉन T1. तो इसी के साथ एक्चुअली में ईटा की वैल्यू भी एक और फॉर्मूला. ईटा जो होता है ना, ये जो ईटा होता है LHS में जो ईटा लिखा है, ये किसके इक्वल होता है? W अपॉन Q के, वर्क डन अपॉन हीट एनर्जी के. तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, वर्क डन अपॉन हीट एनर्जी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, क्योंकि मैंने ईटा की वैल्यू यहाँ पर डाली एंड दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1. अब यहाँ तक, अभी नेक्स्ट जो हम बात करेंगे थोड़ी देर तक फिजिक्स का पोर्शन, अभी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ी देर तक हमारा फिजिक्स का पोर्शन चलता रहेगा थर्मोडायनेमिक्स वाला, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है. तो केमिस्ट्री का स्टार्टिंग वाला पोर्शन हमारा फिजिक्स जैसा ही था काफ़ी हद तक, अभी भी थोड़ा फिजिक्स जैसा ही थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे. उसके आगे जाके हमने, और ये फर्स्ट लॉ ही चल रहा है अभी हमारा, इस वीडियो तक भी हमारा फर्स्ट लॉ ही कंटिन्यू हो रहा है. उसके आगे जाके हमने फिर थियोरेटिकल पार्ट पे आना है, मतलब कि थर्मो केमिस्ट्री पर आना है, केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स पे अभी हमने आना है. अभी हमारा फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है. ये सब बातें हमने फिजिक्स में भी करनी है. अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं. अब आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्मूला देखा था इंथैल्पी का, दैट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. ये डिराइव्ड फॉर्मूला हमने देखा था ना, इंथैल्पी का डिराइव्ड फॉर्मूला देखा था, इंथैल्पी का ये डिराइव्ड फॉर्मूला हमने देखा था. परमानेंट फॉर्मूला जो था दैट वाज Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस माइनस, मतलब कि इट इज हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इंथैल्पी का ये डिराइव्ड फॉर्मूला था. इसके अलावा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T. बिल्कुल लिख सकते हैं. क्योंकि क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हमें पता है PV इक्वल्स टू NRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना. तो अगर V डेल्टा है तो T भी डेल्टा होगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है. नेक्स्ट, अब इसके आगे अगर हम देखें, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT. ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया, ये हमने पहले भी देखा था, ये बात हमने पहले भी समझी थी, दैट एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. अब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो रही है.
वॉल्यूम चेंज है तो नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होंगे गैस के, बट ये चीज़ कब होगी जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, सो ये एक फॉर्मूला है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी इंथैल्पी का ये फॉर्मूला है जो कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, इस फॉर्मूला को रिमेंबर करना। हियर अब आपको ये भी तो बताना चाहिए कि ये डेल्टा एन जी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा एन जी किसके इक्वल होता है, ये पूरे रिएक्शन का नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस की स्टेट में, गैसीय स्टेट में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे पूरे रिएक्शन के वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, सिर्फ ऐसे ही नहीं, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बट यहाँ पर सीधी बात नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा नहीं है। ये गैसीय स्टेट में होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैसीय स्टेट में होना चाहिए, जो प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में होगा उसी को काउंट करना है, उसी की नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करना है, जो रिएक्टेंट भी गैसीय स्टेट में होगा उसी को काउंट करना है, गैसीय स्टेट वाले रिएक्टेंट को ही काउंट करना है। क्या कहना चाहती हूँ मैं, एग्जाम्पल से बात समझते हैं। 3H2 गैसीय स्टेट में है प्लस N2 गैसीय स्टेट में है, गिव्स अस 2NH3 गैसीय स्टेट में है। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट इज दिस, दैट इज 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट इज दिस, रिएक्टेंट इज दिस, रिएक्टेंट आर H2 and N2, इनके नंबर ऑफ मोल्स इज 3 + 1 दैट इज 4। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ गया हमारा -2। तो हमने अभी तो यहाँ पे सारे गैस स्टेट में ही प्रेजेंट थे। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर वी आर गिवन विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो। वी हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच। इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 400 कैलोरी अब्सॉर्ब, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा ई of 400 calorie is absorbed, delta E of 400 calorie is absorbed मतलब कि पॉजिटिव, absorb मतलब कि पॉजिटिव साइन के साथ होगा। So here temperature is constant that is 27 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है सेल्सियस में टेम्परेचर को तो हम कैलकुलेट नहीं करते, सो इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, यू विल गेट इट एज 300 केल्विन। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको रिएक्शन दी हुई है दैट इज C3H8 प्लस 5O2 गैस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, गिव्स अस 3CO2 गैस स्टेट में है प्लस 4H2O गैस स्टेट में है। नाउ अब हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है इस रिएक्शन की, एंड दैट इज इक्वल टू, अभी मैंने बोला फॉर्मूला हम ये वाला यूज करेंगे एंथैल्पी के लिए। डेल्टा ई तो हमें गिवन है, डेल्टा एन जी हम सॉल्व करके निकालेंगे, आर हमें तो पता ही है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो कैलोरीज में ले लेते हैं ना, इजी हो जाएगा। कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ना इधर मैंने एक गलती कर दी, H2O लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। सो डेल्टा एन जी गैसियस स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 4 नहीं कैलकुलेट करना, क्यों, क्योंकि गैसियस स्टेट वाले ही कैलकुलेट करना है। 3 कैलकुलेट करो, 3 माइनस गैसियस स्टेट में है 5 + 1 6, 3 - 6 -3, आगे क्या लगेगा, मोल। लिखना लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, ठीक है। सो हियर डेल्टा एच अब हम कैलकुलेट फाइनली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू भी पता है, डेल्टा एन जी भी पता है, आर भी पता है, टी भी पता है, एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन डेल्टा एन जी आर टी, एंड डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई आपको पता है 400 कैल है,
कैलोरी है, एंड प्लस डेल्टा एन जी हमने निकाला, दैट इज -3 इंटू R2, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, प्लस 400 प्लस 6 इंटू 300, 400 प्लस -1800, 400 minus 1800, 1800, 400, 00, 1400. So what did you get? You get the answer as minus 1400 calorie. Enthalpy is minus 1400 calorie. तो वर्क डन हमने कैलोरी में ही आंसर दिया इंथैल्पी का, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ आर जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो भी कैलोरी में था, और ऑलरेडी क्योंकि हमें ये जो 400 है डेल्टा ये भी कैलोरी में ही दिया था, इसलिए हमने कैलोरी में ही आंसर दिया। वर्क डन इंथैल्पी को हम कैलोरी में आंसर दिया इसलिए, ठीक है। सो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब वैसे ही अब नई चीज हम जानेंगे, डेल्टा एच अगर हम रिएक्शन का कैलकुलेट करना है ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना होता है ना, चाहे जैसा भी रिएक्शन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है ना, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट, वही सेम ऑर्डर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी जैसे एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट था, वैसे डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच प्रोडक्ट, डेल्टा एच रिएक्शन को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। जैसा भी फॉर्मूला हो, और याद रखना आप पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला यूज होगा डेल्टा एच का, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का। अब बात आती है इस फॉर्मूला का इजाद क्यों किया, इन्वेंशन क्यों किया इस फॉर्मूले का। अब हम बात करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना। अब हम बात करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर की। इट इज अवर टॉपिक, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और ये कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। यहाँ पर देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर, मीटर नाम आ गया मतलब कि पक्का कोई डिवाइस ही होगा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या कैलकुलेट करता है, हीट को मेजर करने के लिए। इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर हीट, हीट को मेजर करने के लिए ये कैलोरीमीटर डिवाइस आता है टू मेजर हीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डब्बा है, बिल्कुल गीजर की तरह यहाँ पर आपका फंक्शन होगा। इसके अंदर एक और डब्बा है, बॉम्ब पड़ा है इसके अंदर। ये जो है ये वाली वॉल, इसे कहते हैं एडियाबैटिक वॉल, मतलब कि यहाँ से हीट एनर्जी ना ही बाहर निकलेगी ना ही बाहर से अंदर आएगी, ठीक है। ये एडियाबैटिक वॉल है। इसके अंदर ये भरा हुआ है, आपका लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और यहाँ बाहर से एक स्पार्क प्लग आ रही है जो कि इसके अंदर लगी हुई है, और इसके अंदर फ्यूल प्रेजेंट है, इसके अंदर ये फ्यूल प्रेजेंट है। और ये जो वॉल है ये एडियाबैटिक वॉल नहीं है, यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए ये कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है। और यहाँ पर हमने एक थर्मामीटर लगा लिया ताकि हम टेम्परेचर को चेक करते रहें। तो हम टेम्परेचर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर O2 गैस भरी हुई है, और मतलब कि यहाँ से जो हीट रिलीज होगी वो बाहर जा सकती है, मगर यहाँ से इस पूरे डब्बे में से बाहर हीट नहीं जा सकती। ये कैलोरीमीटर हमारा आ गया, वार्म कैलोरीमीटर। इसका कुछ मास है, अभी ये चीज जो इसके अंदर पड़ी है इसका कुछ मास है इन ग्राम्स में इसका मास प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब मैं अगर हीट की बात करूं तो वो किसके इक्वल है इस केस में, हीट हियर इन दिस केस हीट इज इक्वल टू मास, जो मास होगा इस चीज का, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर।
एंड इसको मतलब कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, डेल्टा टी का मतलब क्या है, T2 - T1, ऐसे भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती। एंड इफ यू रिमेम्बर, अगर मैं बोलूँ ये कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूँ, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एनर्जी इज इक्वल टू n.CV.delta T एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा U और डेल्टा E। और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं हीट एनर्जी की बात करूँ, वो किसके इक्वल होता है, NCP.delta T दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, ये नई चीज हमने देखी, बस ये नई चीज देखी, दैट इज M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा T। तो ये जो डिवाइस है ना, ये जो डिवाइस है बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें कैलोरी फाइंड करने में भी हेल्प करता है, कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड करने में भी हेल्प करता है, हीट मेजर करने में तो हेल्प करता ही करता है, मगर हीट मेजर करने में तो हेल्प करता ही करता है, मगर हीट की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने में हेल्प करता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हीट। This device is used to measure the calorific value of heat. This device is used to measure the calorific value of heat. Calorimeter is used to measure the calorific value of heat. Calorimeter is a device used to measure calorific value of heat. तो इसी के साथ ये बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन F स्टैंडर्ड। यही स्टैंडर्ड का साइन नीचे लग जाता है तो हम इसे नॉट कहते हैं ना, तो ऊपर लगा है तो इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, जीरो जैसे को स्टैंडर्ड। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा H स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, डेल्टा H F स्टैंडर्ड। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो अगर आप जानना चाहते हो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।